काम आपने बताया था कि ढासा स्टैंड तक आपका मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, और एक काम आपने बताया था कि ये हॉस्पिटल हमें चाहिए। और आज ये हॉस्पिटल जो बना है, या तो काम उस समय मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह जी ने करवाए थे, या आपका बेटा ये काम करवा रहा है। आप सिर्फ जो मेट्रो की बात कर, नजफगढ़ तक की ढासा स्टैंड तक, आप नजफगढ़ की जनता से पूछिए ईमानदारी से ये काम शुरू किसने कराया, लाया किसने। आप कहिए जो खैरा डाबर हॉस्पिटल बनाया तो किसने। आप नजफगढ़ की हॉस्पिटल जो आज आप उद्घाटन किए हैं आधे अधूरा, इसका कौन किया। तो नजफगढ़ के साथ ही नहीं, पश्चिमी दिल्ली के साथ अन्याय किया है। पैरामेडिकल साइट कटका के वाहवाही लेते हैं, लेकिन इस काम का सिर्फ रिबन काटा है। अब वो काम शुरू हुआ तो रिबन काटे हैं, तो श्रेय मत लीजिए। काम तो कोई किया, तो ये डॉक्यूमेंट है। राम किसी एक पार्टी का, एक व्यक्ति का नहीं है। श्री राम सबके हैं, उनके चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ। राम को कोई लाने वाला व्यक्ति नहीं। संसार में कोई पैदा हुआ है तब प्रभु राम की कृपा से पैदा हुआ है। संसार बजा प्रभु राम की कृपा से। धर्म के नाम पर क्यों बांटते हो? बांटो मत, राजनीति मत करो। आप राजनीति नहीं कीजिए। हम हिंदुस्तान के हर नागरिक हिंदुस्तानी है, इस पर काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। नजफगढ़ में 100 बेड का जो अस्पताल है वो बनकर तैयार हुआ, और परसों जो सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली के प्रवेश वर्मा, उन्होंने इसको लोकार्पित किया और जनता के हवाले किया। इसके पीछे कितने प्रयास रहे और आखिर इस अस्पताल की जो शुरुआत है वो कब हुई, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा। तमाम अन्य जो विषय हैं उन पर भी बात करेंगे। महाबल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2024 के चुनाव की दस्तक है और सुनी गई नजफगढ़ में। पश्चिमी दिल्ली की अगर मैं बात करूं, 100 बेड के अस्पताल का लोकार्पण हुआ, और जो श्रेय है वो पश्चिमी दिल्ली के जो वर्तमान सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उनके द्वारा लिया गया। किस तरह से देखते हैं? नमस्कार। देखिए, नजफगढ़ की जनता को पूरा मालूम है, जो 2014 में 28 फरवरी को उस समय के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद जी के द्वारा शिलान्यास हुआ था, और एचएल कंपनी को ठेका दिया गया था, जिसका 86 करोड़ रुपया पेमेंट हुआ था। 86 करोड़ पेमेंट देने के बाद डीपीआर बनाने में 6 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, 80 करोड़ उसके पास था। हम चुनाव अप्रैल में हार गए। उसके बाद उस काम को होने नहीं दिया, लटका दिया। फिर एचएल कंपनी ने अप्रोच किया, जो आप हमको बनने नहीं दे रहे, या तो हमारा सा पैसा वापस लीजिए या तो हमको काम करने दीजिए। तो वो 80 करोड़ रुपया उनके पास था, उसका 95 करोड़ माने 15 करोड़ और रुपया इंटरेस्ट बन के हो गया। काम शुरू हुआ, और काम शुरू हुआ तो उसमें ये उद्घाटन ही नहीं किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नजफगढ़ के एक करतार सिंह जी हैं, जो कोर्ट में केस किया, जो ये अभी तक चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो 6 महीना पहले भी उसका उद्घाटन किए, कोई चीज़ आया नहीं। आज फिर री उद्घाटन हुआ, दोबारा उद्घाटन हुआ है, तो अभी भी पूर्णतः नहीं हुआ। तो एक पुस्तक मैं देख रहा हूँ आपके सामने जो रखी है, इसके जरिए क्या कुछ तस्वीरों के जरिए आप समझाने की कोशिश करेंगे इस मामले को? आप ऐसा देखें, 2013 में जब गुलाम नबी आज़ाद जी उद्घाटन करने की बात के, प्लान बनाने की बात की है, तो उन्होंने उस समय के वर्तमान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो ए.के. वालिया जी, स्वर्गीय ए.के. वालिया जी, ए.के. वालिया जो को नजफगढ़ हॉस्पिटल में भेजा और कहा जो आप वहाँ देहात में किस चीज़ की ज़रूरत है वो इसका एक बना के दीजिए, प्रारूप बना के दीजिए, उसके अनुसार मैं इसका प्लान बनाऊंगा। अब वो प्लान बनाए, 100 बेड का हॉस्पिटल, अब पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, माने 140 विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बनते, 33 कोर्स की पढ़ाई होती, 245 करोड़ का ये टोटल बजट था। तो पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट कटवा दिया, और 100 बेड का जो शिलान्यास हुआ था, जो कंपनी को क्या था वही कंपनी बनाई है। तो इतना दिन विलम्ब से हुआ, उसके जिम्मेदार कौन? अब विलम्ब से हुआ, अब पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट कर दिया, तो नजफगढ़ का माली हालत, प्रॉस्पेरिटी और डॉक्टर बनते, पढ़ाई लिखाई में, तो बात इसलिए
रिसर्च इंस्टीट्यूट बनता तो वहाँ के लोगों का आमदनी भी बढ़ती। तो नजफगढ़ के साथ ही नहीं, पश्चिमी दिल्ली के साथ अन्याय किया है। पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कटका के वाहवाही लेते हैं, लेकिन इस काम का सिर्फ रिबन काटा है। महाबल जी, द्वारका मोड़ से नजफगढ़ जो मेट्रो चली, उसका भी श्रेय जो है इनके द्वारा लिया गया। जो वर्तमान सांसद हैं, उसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में कुछ बता पाएं आप? ऐसा है, ये नजफगढ़ की जनता है। नजफगढ़ की जनता, जब ये काम शुरू हुआ, नजफगढ़ की जनता ये जानती है। और प्रणब मुखर्जी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री थे, उससे बजट लेने के लिए ये देखिए मेट्रो के विषय में प्रधानमंत्री से महाबल मिश्रा मिला। ये है पेपर कटिंग है। उसके बाद जयपाल रेड्डी साहब मंत्री थे, तो उन्होंने कहा 2011 में उन्होंने कहा जो कि हम नजफगढ़ को और कालिंदी कुंज को जोड़ेंगे और बजट के लिए भी। तो प्रणब मुखर्जी के बाद नजफगढ़ के लोग, आप देखिए इस फोटो में तमाम नजफगढ़ के लोग स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के यहाँ धन्यवाद देने गए जब उन्होंने बजट दिया। अब बजट दे करके नजफगढ़ का काम शुरू करने की बात किया, तो नजफगढ़ के लोग इसमें देखेंगे फोटो में, नजफगढ़ के लोग, जनता वहाँ धन्यवाद देने के लिए गया, काम शुरू हो गया। अब वो काम शुरू हुआ तो रिबन काटे हैं, तो श्रेय मत लीजिए, काम तो कोई किया। तो ये डॉक्यूमेंट है। महाबल जी, 5 साल आपके जो है वो पश्चिमी दिल्ली ने देखे, जो कार्य आपने कराए उनको देखा। 10 साल लगभग होने को आए हैं जो वर्तमान सांसद हैं उनको। ऐसे में आप कहाँ पश्चिमी दिल्ली को आज खड़ा हुआ पाते हैं? कितना विकास हुआ है, या पश्चिमी दिल्ली जहाँ थी वहीं आज मौजूद है, या फिर और पीछे गई है? मैं तो एमपी साहब को कहता हूँ, आप बैठिए, आपको खुली चुनौती देता हूँ। एक भी प्रोजेक्ट जो आप लाए, हाँ आपने रिबन काटा है, काम शुरुआत हुआ उसका रिबन काटा। आप एक भी प्रोजेक्ट कोई लाए हों, आप प्रोजेक्ट तो वो बताइए। आप सिर्फ जो मेट्रो की बात कर, नजफगढ़ तक की ढासा स्टैंड तक, आप नजफगढ़ की जनता से पूछिए ईमानदारी से ये काम शुरू किसने कराया, लाया किसने। आप कहिए जो खैरा डाबर हॉस्पिटल बनाया तो किसने। आप नजफगढ़ की हॉस्पिटल जो आज आप उद्घाटन किए हैं आधे अधूरा, इसका कौन किया, ये आप देखिए इसका। और मैं धन्यवाद देता हूं नजफगढ़ के एक जनता जो आरटीआई लगा करके कोर्ट में, करतार सिंह जी जिसको मैं एड्रेस देता हूं, उनसे भी आप इंटरव्यू लीजिए। तो कोर्ट में अभी भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, जो भाई सब चीज़ का चालू नहीं हुआ, आपने उद्घाटन कर दिया है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, तो वो भी आप जाके देखिए। तो एक भी प्रोजेक्ट तो मुझे बता दो। बिजली का ग्रिड बनाया तो महाबल मिश्रा, वाटर लाया तो महाबल मिश्रा, कमलनाथ जी जब मंत्री थे तो नजफगढ़ से लेकर के बहादुरगढ़, नजफगढ़ से लेकर के ढासा, ढासा से नांगलोई, उत्तम नगर और ब्रिजबासन और बहादुरगढ़ तक, ये सारा रोड का 200 करोड़ रुपया ला के सीआरएफ फंड से दिए किए। दौलतपुर उजमा में पानी का दिया। भाई आप ये काम तो बता दो। हाँ, आप रिबन जरूर काटे हैं, ये स्वीकार करना। जी, संभवतः 22 जनवरी 2024 को वर्षों का जो इंतज़ार है, सैकड़ों साल का जो इंतज़ार है, वो ख़त्म होने वाला है। रामलला जो है वो अपने मंदिर में विराजेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। हम सब लोग भी राम भक्त हैं। ऐसे में अभी एक मसला उठा और विपक्ष की तरफ से ये डिमांड की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया उसके उद्घाटन के लिए, और बाकी जो अन्य दल हैं उनको निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। इसमें क्या देखते हैं, राजनीति है राम के नाम पे, या फिर सबको बुलाना चाहिए? देश देख रहा है। देखिए, राम कन कन में है। प्रभु राम नहीं होते तो शायद हम पैदा नहीं होते, संसार का निर्माण नहीं होता। तो राम हर के कन कन में है। राम किसी एक पार्टी का, एक व्यक्ति का नहीं है। श्री राम सबके हैं। उनके चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं। और वास्तविकता क्या है अयोध्या के लोग भी जानते हैं, और मैं नमन करता हूं। प्रभु राम के स्थान है, नमन करता हूं। लेकिन आजकल एक गाना गवाते हैं लोग, जो राम को लाया उसको हम लाएंगे।
राम को लाने वाले हम व्यक्ति नहीं है, हमें लाया, संसार बसाया तो राम बसाया है। ये गाना गाकर राम को भी छोटा करने की कोशिश करती है। इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। राम हमें लाया है, राम को लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जो अभी एक मित्तल से गवाते हैं और जो सब ताली पीटता है, जो राम को लाया हम उसके लिए नहीं। राम को कोई लाने वाला व्यक्ति नहीं। संसार में कोई पैदा हुआ है तब प्रभु राम की कृपा से पैदा हुआ है। संसार बसा प्रभु राम की कृपा से। विपक्षी जो गठबंधन बना है इंडिया, उसकी तरफ से तमाम दावे पीछे किए गए कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हम लोग मात देंगे, तीसरी बार आने से रोक देंगे, इंडिया सत्ता में आएगा, और तमाम इस पे बहस जारी है। ऐसे में आप देखें जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो गांठें हैं उनकी डोर खुलने लगी है। यूपी में आप देखें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में झगड़ा है। दिल्ली और पंजाब में आप देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में झगड़ा है। कुछ ऐसे ही हालत पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। ऐसे में विपक्षी एकता कहाँ बच जाएगी और गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा और कैसे जीत पाएगा? देखिए, वक्त की बात है। अभी स्टेट लेवल की राजनीति अलग होती है। राज्य स्तर पर जो भी होती है, राज्य स्तर पर जो भी सरकार है अपने स्तर पर काम करती है। लेकिन जब सेंट्रल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है तो वो उसका एक अलग प्रारूप है। मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं त्रुटियाँ भी हुई होगी और हुई भी है। तो इस बारे में अब ये 5 स्टेट के जो चुनाव है वर्तमान में, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कई जगह जो चुनाव है, मिजोरम का चुनाव जो है, इस चुनाव के बाद क्या रूप लेगा उस पर डिपेंड करता है। अभी उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। एक देश एक चुनाव की जो बात है पीछे सामने आई कि एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, उस पर कमेटी बनी है। वो कमेटी लगातार अपनी बैठकें कर रही है, अपनी रिपोर्ट देगी। कब हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम जो विषय हैं, क्या ये भी चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, एक देश एक चुनाव पहले था। मैं पूछना चाहूँगा, जाति गणना जो हो रही है जैसे बिहार में जो हुई, क्या इस सब का क्या फैक्टर है? नहीं, देखिए, जातगत जनगणना सब जानता है कौन सा किस जात का है। नहीं, जात जनगणना अलग चीज़ है। लेकिन सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से करना चाहिए। जिसका जो हक है उसको देना मिलना चाहिए। लेकिन आप जात में समाज को बंटवारा न करो, वैमनस्यता मत बढ़ाओ। हम लोग मानव हैं, हम एक हैं, समाज में एक हैं। लेकिन आप समरसता को बिगाड़ने की बात मत करो। सरकार का ये काम नहीं, सरकार का काम है समाज को जोड़ को चलने के लिए। आप सबको कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, फिर जाति समीकरण में जो है धर्म के नाम पर क्यों बांटते हो? बांटो मत, राजनीति मत करो। आप राजनीति नहीं कीजिए। हम हिंदुस्तान के हर नागरिक हिंदुस्तानी है, इस पर काम करना चाहिए। अंतिम में सवाल लूँगा, एक देश एक चुनाव कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो तो कई हजार करोड़ रुपया जो जनता के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो बच जाएगा। और एक बार में सभी संस्थागत जो चुनाव हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या फिर निगम के चुनाव हो, अगर वो सब करा दिए जाएं तो देश की बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो बच पाएगा। क्या ऐसा संभव है आपको लगता है? निश्चित रूप से पहले जो चुनाव होती थी विधानसभा का, पार्लियामेंट पे एक बार ही होती थी। लेकिन बाद में ये चुनाव हटने लगा। अब एक देश एक चुनाव ठीक है, पैसा भी बचेगा। लेकिन जिस सरकार को बने वो 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, उस सरकार को कैसे आप गिराएंगे? गिरा करके जो बना करके तो 2-4 महीना, तो इसके लिए प्रारूप अब बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मानवीय दृष्टिकोण से देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, अभी 5 राज्य में चुनाव हो रहा है। अब 5 राज्य में आप 5 महीना के बाद कहेंगे जो कि एक देश एक पार्लियामेंट का चुनाव होगा 2024 में, तो 5 महीने की सरकार को गिरा करके आप क्या करेंगे? तो ये संभव अभी फिलहाल संभव नज़र नहीं आता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। महाबल मिश्रा, पूर्व सांसद पश्चिमी दिल्ली, बताते हुए कि किस तरह से जो आज सत्ता जिनके हाथ में है या फिर कहें भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो बांटो और राज करो वाली नीति है बहुत लंबी नहीं चलने वाली। और जो विपक्षी गठबंधन है कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य बिठा के 2024 में एक बार फिर केंद्र की सत्ता पे काबिज होगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।